Hi people, how are you doing? Hey, welcome to Sunil Tonight. Alright, one more episode. So this is the second part which we are going to do with the Sanjay Dutt lookalike, one of the best performers of Dubai, Ayush Jadeja. So this is the second part, but let's have a talk before that. Let's start with a nice story. Yeah, a lot of people are saying the stories they like my stories. So let me start with one story. Yeah. एक कहानी से शुरू करते हैं। तो ये कहानी बहुत ज़रूरी है किसी वजह से, वो मैं वजह बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एक कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार एक जंगल में जो है गधा, जी हाँ गधा, एक गधा जो है जंगल में चला जा रहा था, अपने लहराता जा रहा था रास्ते पे जंगल में, जैसे घूमते गधे। तो मौसम बहुत प्यारा था, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। तो घूमते घूमते सामने से एक चीता आता है। तो चीते को बोलता है, यार क्या मौसम है आज, क्या मौसम है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है और कितना मज़ा आ रहा है, देखो घास और पेड़ और सब कुछ कितना नीला नीला हो गया। तो चीता कह रहा है कि हाँ यार मौसम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गधे ज़रा देख नीला नीला नहीं हो रहा है, सब हरा हरा हो रहा है। तो गधा कहता है, नहीं नहीं चीते ज़रा ध्यान से देख, सब कुछ नीला है, घास नीला है, पेड़ नीले हैं, सब नीला है। तो चीता जो बोलता है, गधा है तू यार, तू ध्यान से देख, सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ, जो मौसम अच्छा होता है जब बारिश पड़ती है तो सब कुछ हरा हरा होता है। तो गधा कहता है, नहीं सब नीला नीला है। अब देखो जिद मत करो, अभी जिद करोगे तो तुम फैसला करने के लिए हमें शेर राजा के पास जाना पड़ेगा, देखो फैसला वो करेंगे। तो बोलते चलो ठीक है, चलो फैसला करते हैं, राजा साहब के पास चलते हैं। तो शेर राजा की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं और बोलते हैं, देखो जो फैसला राजा साहब करेंगे वही फैसला करेंगे और जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। दोनों चल पड़ते हैं शेर राजा की गुफा की तरफ। तो शेर राजा की गुफा की तरफ चलते तो जो गधा होता है वो थोड़ा तेज भागने लग जाता है और जल्दी जल्दी शेर राजा के पास जाता है। और जो शेर बब्बर जो राजा होता है उसको बोलते हैं, शेर राजा के पास जाता है गधा और कहता है कि राजा साहब मेरी और चीते के साथ बहस हो गई है। चीता जो कहता है वो कहता है कि सब कुछ हरा हरा हो गया है, मौसम अच्छा है, और मैं कहता हूँ कि नहीं सब कुछ नीला है। देखो राजा साहब देखिए ना, सब नीला है, घास भी नीला है, पेड़ भी नीला है, सब कुछ नीला है, आप बताइए कौन सही है। शेर राजा जो है वो कहता है कि गधे साहब आप सही हो, सब कुछ नीला है, घास भी नीला है, पेड़ भी नीले हैं, आप सही हो और ये चीता गलत है। तो इस चीते को मैं सजा देता हूँ, 1 महीने तक इस चीते से कोई बात नहीं करेगा। ये चीता जो है वो बिल्कुल अजीब दंग हो जाता है और गधा जो है वो खुश हो जाता है, नाचते नाचते पूरे जंगल में निकल जाता है और बिल्कुल खुश। और ये चीता जो है बिल्कुल दंग, और वो आता है राजा साहब के पास, शेर के पास, और बोलता है, शेर राजा साहब ये आपने कैसा फैसला सुनाया, आप जानते हो कि मैं सही हूँ, सब कुछ हरा हरा है, और आपने ये फैसला मेरे खिलाफ सुना के मुझे सजा दे दी। तो शेर राजा जो है मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी क्योंकि तुमने गधे के साथ ये बहस छेड़ी। शेर जो है चीते से कहता है कि तुमने जो है ना, मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी तुमने क्योंकि अपनी औकात तुम भूल गए, तुम अपनी औकात से हट के तुमने गधे के साथ बहस छेड़ दी और फिर तुमने मेरा वक्त जो है जाहिर कर दिया। तुम्हें अपनी औकात नहीं भूली, वो गधा है, जितना उसको दिमाग है वो उतना ही बात करेगा, तुम्हें इतना समझना चाहिए। फिर मेरे वक्त टाइम मेरा वेस्ट करने तुम यहाँ चले आ गए, तुम्हें अपना समझना चाहिए और गधों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। तो कहानी का मतलब दोस्तों ये है कि जब कोई गधा आप लोगों के साथ बहस करे ना तो आपको चुप रहना चाहिए। ऐसे लोग जिंदगी में मिलते हैं जो आपके साथ बहस करते हैं और आपको पता होता है कि वो गलत है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा जवाब यही होता है जब आप चुप रहो, और इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, तो आप समझ लीजिए मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, आपको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गॉट इट राइट, दिस इज सुनील टुनाइट। तो चलिए खबरों की तरफ जाते हैं, बॉलीवुड की तरफ। तो विवेक ओबरॉय जो है, विवेक ओबरॉय ने ऐलान किया कि जितनी भी मेरी रामायणा फिल्म की जो मेरी कमाई है वो सब मैं कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करूंगा। विवेक ओबरॉय ने तो नमित मल्होत्रा ने फोन करके कहा, भाई विवेक सुनो, तुम जो यहाँ मुंबई में और जो दुबई में ढींगे मारते हो जरा उस पर कंट्रोल करो। तुम्हारी जितनी सीन्स हैं रामायणा में, जितनी बहुत थोड़ी 1-2 सीन्स हैं, उसके हिसाब से तुम्हें पेमेंट मिलेगी। तो तुम इतनी ढींगे मत मारो कि कैंसर पेशेंट्स खुश हो जाएं कि पता नहीं इसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तुम दुबई में भी काफ़ी फेमस हो चुके हो इस बातों में, ठीक है, तो थोड़ा सोच के करो। तो विवेक को मुझे याद आया कि आप लोगों ने रिसेंटली विवेक ओबरॉय को उसके वॉक देखा है आपने, जिस तरीके से वो चलता है रास्ते पे और
और जिस तरीके से वो हाथ मिलाता है लोगों से, आपने वो वॉक देखा है? वो क्या हो गया, मुझे लगता है कि उसे कुछ बीमारी हो गई। मुझे लगता है उसे जल्दी बिना बिना किसी संकोच के किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है विवेक जी को। विवेक जी ज़रा जाइए डॉक्टर के पास। YRF प्रोडक्शंस ने डिक्लेयर किया है कि वो अपनी एक हॉरर फिल्म बनाएंगे वरुण धवन के साथ। जी हाँ, वरुण धवन के साथ। मैं आदित्य चोपड़ा से पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और वॉर 2 भी तो बनाई थी, क्या वो हॉरर नहीं? ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे क्या है कि ये जितने भी फ्लॉप होते जा रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स, वो आजकल हॉरर फिल्म्स में काम करने शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि बताता हूँ मैं, क्योंकि हॉरर फिल्म में क्या होता है कि हीरो का कोई काम नहीं होता है, उसमें ध्यान ज़्यादा हॉरर में होता है। हॉरर पिक्चर का मेन USP होता है, हीरो का कोई काम नहीं होता। तो ये सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हॉरर फिल्म में आ रहे हैं, वरुण धवन भी हॉरर। अच्छा है, इनका काम हॉरर फिल्म में ज़्यादा अच्छा है। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ ईटा फिल्म के मेकर्स के बारे में। जी हाँ, ईटा फिल्म जो आप जानते होंगे, जो श्रद्धा कपूर की आ रही है, जो बायोपिक है, वो रिलीज होने वाली थी 28 अगस्त को टॉक्सिक के टक्कर में। फिर उनको किसी अपने इंडस्ट्री वालों ने, दोस्तों ने समझाया कि भाई कहाँ तुम टक्कर ले रहे हो टॉक्सिक से, कहाँ वो, क्योंकि इस ईटा फिल्म को देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ लोग और इंडिया में, पैन इंडिया, कौन कहाँ देखेगा। तो उन्होंने समझदारी की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जो डेट अभी आई है वो है 4 दिसंबर। जी हाँ, और उनको ये पता ही नहीं चला है कि 4 दिसंबर को अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज़्मी, और साथ में प्रभास की भी फिल्म रिलीज हो रही है, फौजी। तो मुझे तभी याद आ गया, इनको कोई समझाए कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी टक्कर होने वाली है 4 दिसंबर को। ईटा के फिल्म मेकर्स को, मैडॉक फिल्म्स है, मैडॉक फिल्म्स को, दिनेश विजयन को कोई समझाए कि वहाँ ज़्यादा लटकने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आसमान से गिरे और खजूर में। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि राघव जुगल का और उर्वशी रौटेला का DNA टेस्ट करवा देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जुड़वा या भाई बहन तो 100% है, क्योंकि दोनों को एक तो पॉडकास्ट में इंटरव्यूज देने का बड़ा शौक है और उन इंटरव्यूज में ढींगे मारने का बड़ा शौक है। अच्छा। मतलब कुछ भी बोलते हैं। आपको तो जानते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि राघव जुगल ने अपने इंटरव्यूज में ये भी बोलना शुरू कर दिया, पिक्चर उनका यार मेरा स्टार है, या कोई पिक्चर आई थी जो आके चली भी गई, 3 दिन में उतर भी गई, शोज भी कैंसिल हो गए, थिएटर्स में से उतर गई। उसके पहले उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू किया कि मैं तो अब बस हीरो बन गया, मैं तो हीरो से कम बात ही नहीं करूंगा, मैं तो हीरो ही बनना है। अब मैं सिर्फ हीरो बनूंगा यार, मुझे लगता है आ गया है टाइम। एंड आई रियली वांट टू बी अ हीरो, अ सुपरस्टार, एंड आई एम हियर फॉर दैट। उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा यार। उसके बाद में जब वो पिक्चर फ्लॉप हुई तो 3 दिन में उतर गई, 80 लाख का बिजनेस किया। तो इस भाई साहब का ध्यान दीजिएगा कि इसने अपना DP भी चेंज कर दिया। DP से उतार के अपना पिक्चर का इसने अपना DP लगाया। पैराडाइज फिल्म में ये छोटा सा एक रोल कर रहा है विलेन का, उसमें उसने DP भी चेंज कर दिया और द पैराडाइज का DP लगा दिया राघव जुगल ने। जी हाँ, नोट कीजिएगा इस बात को। तो और फिर बाद में इंटरव्यूज तो इसके बंद होते नहीं है। अच्छा, इंटरव्यूज तो छोड़ो, ये पॉडकास्ट में इंटरव्यू छोड़ो, इसने तो अपने गाड़ियों में भी इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। क्या हो गया कि जो बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड आया था उसकी वजह से इसकी दोस्ती आर्यन खान से हुई, फिर वो शाहरुख खान की फैमिली में भी इसकी करीबी आ गई। तो उसकी वजह से इसने सोचा कि अब तो मैं बहुत बड़ा, मतलब शाहरुख खान के बहुत करीब हूँ। तो इसने उस इंटरव्यूज में भी बोलना शुरू कर दिया कि मेरा और शाहरुख खान का कैरियर एक जैसे, मतलब मेरी भी लाइफ बिल्कुल शाहरुख खान जैसी है। मतलब उन्होंने जो स्टार्ट में फेस किया मैं भी वैसे ही फेस कर रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लग गया। हमने इंस्पिरेशन की जब बात की ही है, तो राघव, जब आप होस्ट करते थे और स्टार्स आते थे स्टेज पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, तब किसको देखकर मन करता था कि यहाँ पहुँचना है, ये करना है जो ये करते हैं? आई थिंक शाहरुख सर ऑलवेज बहुत सीखने, और सिर्फ स्टार वाली चीज नहीं, उनसे लाइफ में भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। जब मैं उनके साथ बैठ के कुछ बातें करता हूँ, जब वो बताते हैं, ही इज अ भंडार ऑफ विजडम। यू टेंड टू बिकम वाइज विद हिम। वो ऐसी बातें करते हैं, मतलब ऐसा बताते हैं वो। मुझे भी तो वही, कुछ भी अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैं उनके पास गया था, तो ही ओनली उन्होंने मुझे विजडम दिया कि हाँ कर तू रिलीज फिल्म, तू पूरा जा फुल आउट, किसी की मत सोच जो हो रहा है तेरे साथ, तू अपनी फिल्म पे ध्यान दे, तो योर वर्क विल स्पीक फॉर यू। दिस इज व्हाट ही सेड। वाओ। उन्हीं की वजह से मैंने कहा प्रीपोन करता हूँ, उसको रिलीज करूंगा मैं 30 जुलाई को ही करूंगा। भाई साहब, आप शाहरुख खान से कंपेयर अपने आप को मत करो। कॉकरोच सोचो, अपने आप को देखो जरा ध्यान से, समझे? अच्छा, फिर इसने ये एक इंटरव्यू में अभी क्या कहा लेटेस्ट, कि वो जो गोविंदा सुपरस्टार का जो वो
वो जो कॉमेडी का गैप है, जो स्टारडम है, वो जो गैप आ गया है ना बॉलीवुड में, वो मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, वो गैप जो आ गया है बॉलीवुड में, उसे मैं फील कर रहा हूँ। अबे यार कॉकरोच भाई, आप जरा सोचो, सुपर स्टारडम का, उसका जो स्टारडम था ना गोविंदा का, वो कोई फिल कर ही नहीं सकता। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि गोविंदा का जो स्टारडम था, उसकी जो फिल्म हिट के ऊपर, सुपर हिट के ऊपर, और वो जो स्टार है ना, उसका कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो आप ये ना अपना ये बड़बड़ियापन थोड़ा बंद करो। हाँ, क्योंकि मैम पहले से उसकी बीवी है ना, उसकी इज्जत के दही वड़े बना रही है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। ऊपर से तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, गोविंदा के बारे में ऐसी बातें करोगे ना, बेचारे की हालत, उसका वो कौन सा दुखी का गाना एक है यार, वो गाना याद आ गया यार मुझे। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। कसम से यार प्लीज बंद करो यार। बट एक्चुअली मैडम ये राघव है ना, एक्चुअली अच्छा एक्टर है। पहले उसकी वेब सीरीज जब 11-11 आई तो अच्छा था, फिर किल में भी उसने अच्छा काम किया, लेकिन जब से उसका दोस्ती आर्यन खान ने लिया, तब से ये थोड़ा बावना हो गया बेचारा। इसको है ना हीरो के चक्कर में नहीं, जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, जयदीप अलावत है, जिन्होंने अपने आप को कैरेक्टर रोल्स में एक्सेप्ट किया है और परफॉर्म ऐसे करते हैं कि वो बिल्कुल स्क्रीन पे छा जाते हैं। इसको भी अपने आप को कैरेक्टर रोल्स में देखना चाहिए, लेकिन इसको बनना है हीरो, तो इसी वजह से ये थोड़ा बावला हो गया। आपको तो पता ही होगा कि राजपाल यादव है, उनके ऊपर केस चल रहा है, कोई उधार लिया है जो ये चुका नहीं पाए, इसकी वजह से वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। अब ये जो इतना बड़ा ढीठ है, इसको पिक्चरें बहुत सारी हैं, बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में ये भी बोला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ, बहुत सारा, ये डींगे बहुत मारते हैं, लेकिन ये पैसा चुका नहीं रहे हैं, तो इसके चक्कर में ये जेल जाते हैं आते हैं। अब कोर्ट भड़क गई है, सुप्रीम कोर्ट भड़क गई है, हाई कोर्ट भड़क गई है। अब बोला कि यार ये अंदर घड़ी अंदर बाहर जा रहा है, लेकिन इसको पैसे नहीं देने हैं। अब कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि बोला इसके पास जितनी जो प्रॉपर्टी है सब नीलाम कर दो। अब ये लटक गया है, लटक गया है। अब इसको मैं कसम देना राजपाल भाई, आप चुपचाप ईमानदारी से जो प्रॉपर्टी आपके पास है ना, आप जाके खुद उसको बेच डालो और ये कर्जा उतारो, इससे पहले कि वो नीलाम हो जाए और आपको बूटी कौड़ी तक नहीं मिले। कसम से बताऊँ, आप ये पैंतरेबाजी बंद करो, समझ लो। अब बात करते हैं अजय देवगन की। अजय देवगन थे पहले एक्टर, ठीक है, फिर बने प्रोड्यूसर, फिर बने डायरेक्टर, फिर उन्होंने एड्स में काम करके गुटखा, पान मसाला, पता नहीं क्या क्या बेचना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने खुद के सिनेमाज भी बनाए। हाँ, खुद के सिनेमाज भी इन्होंने बनाए, बहुत अच्छे सिनेमाज भी बनाए, और मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया। अब इनकी नज़र गई है टीवी पे आने वाली मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल पर। हाँ, अब ये क्राइम पेट्रोल भी करना चाहते हैं, ये होस्ट करना चाहते हैं, जो इतने सालों से हमारे फेवरेट अनूप सोनी जी कर रहे थे। अब ये खुद क्राइम पेट्रोल भी होस्ट करेंगे। भाई अजय भाई, अबे तुम कैसे करोगे यार? या तुम छोड़ो यार, ये बात को छोड़ो। आप सोचते हो कि ये करने से आप और फेमस हो जाएंगे, छोड़ो, जो आपके हाथ में है वो करो यार, जो जिसका काम है उसको करने दो। अनूप सोनी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब को हर चीज़ में हाथ डालना है। कुछ तो दूसरों के लिए छोड़ो अजय भाई, ठीक है? छोड़ो यार, दूसरों के लिए भी कुछ काम छोड़ो यार, ठीक है, प्लीज़ यार। अच्छा, एक वक्त में हॉट थी मल्लिका शेरावत जी। मल्लिका शेरावत कौन भूल सकता है यार, मर्डर फिल्म का वो गाना, ये वो भीगे होंठ तेरे, वो एक वक्त में थी यार, भीगे होंठ तेरे। लेकिन ये मैडम भी जो है ना यार, वो फेंकने के चक्कर में, क्या बोलूं, उर्वशी रौटेला की माँ है यार। ये भी मतलब कसम से रियलिटी, कभी ये बोलती थी कि मेरे पीछे महेश भट्ट है, इमरान हाशमी है, कभी ये अच्छा, एक बार तो इन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला कि मेरे पीछे यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा है। हाँ, It was at a party in Washington. Charismatic, magnetic, yeah, little flirty, but a family man. Yeah. ये एक बार ये बोले। अभी रिसेंटली कि आज एक तो हर OTT, हर टीवी चैनल पे कोई ना कोई रियलिटी शो आ रहा है। सबसे बड़ी हद तो ये हो गई कि रिसेंटली मैंने एक रियलिटी शो में देखा कि ये सबको बिठा के बोल रही है कि हॉलीवुड का सुपरस्टार टॉम क्रूज की क्रश है ये। हाँ, वो क्रश है उनको, मल्लिका शेरावत के लिए। इनको मैसेजेस भेजता रहता है। मल्लिका जी, आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं, कि सबको आप पे ही आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है? कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आजकल। हाँ,
झूठ नहीं बोल रही, मेरा फोन होता तुमको वीडियोस दिखाती उसके। क्या कर रहा है वो? भेज रहा है कैसी कैसी वीडियोस भेज रहा है? नहीं स्नैप्स भेज रहा है। नहीं, when we were partying together and all, हाँ? हे मलिका, I love you. ये ऐसे नहीं भेजता हूँ, नहीं नहीं नहीं। But तो he's like नॉनशैलेंट होगा इतना तो। He's a cool guy ना? He's fabulous. मलिका जी आपका बावड़ी हो गई है क्या? हाँ, कुछ लेती है क्या आप? क्या क्या हो गया आपको? टॉम क्रूज आपके लिए पागल हो गई क्या? आपको अपने आप को देखो तो सही, कसम से यार, क्या बोलती रहती है यार, ये लड़कियां क्या हो गया हो जाता है इन लोग को यार। अच्छा, पिछले दिनों से आप लोग नोटिस करिएगा कि पिछले सालों 2 सालों से आपको बहुत सारी फिल्मों में रवि किशन जी आ रहे हैं। रवि किशन, हाँ अबे रवि कैसा नाम बोल रहा है? हाँ रवि किशन जी कितनी फिल्मों में आ रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि उनको इतनी फिल्में इसलिए मिल रही हैं क्योंकि ये बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, तो इनको काफ़ी फिल्में मिल रही हैं और अच्छे एक्टर हैं यार, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी उनको रिसेंटली जो है एक शमशान घाट होता है, शमशान घाट का उद्घाटन किया योगी जी ने, तो वहाँ इनको बुलाया गया, तो इनको कुछ माइक दिया गया कुछ बोलने के लिए। अब वहाँ माइक पे ये क्या कह रहे हैं, माइक पे क्या कह रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया बना है ये शमशान घाट, बहुत बहुत उचित, बहुत बढ़िया बना गया आप लोगों के लिए, बस आपकी मृत्यु जो है वो हो जाएगी ना, आपकी अगर मृत्यु हो गई, आप जरा सोचिए, आपको सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको मतलब इलेक्ट्रिक में डाला जाएगा आपको, बिल्कुल आप सोचिए आपको कितना मजा आएगा आपको। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में, अत्याधुनिक है एकदम। बताए ऐसे बोलना चाहिए रवि किशन जी, आपको क्या हो गया आपको? आप ऐसे बोलना चाहिए शमशान घाट की इनॉग्रेशन पे, आपको सीधा स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको ऐसा बोलना चाहिए रवि किशन जी। बस चलता रहता है, बट ladies and gentlemen, you got it right. This is Sunil tonight, and let's continue our interview section with the biggest fan of Sanjay Dutt and his best lookalike Ayush Jadeja in the house. Let's continue with him, ladies and gentlemen. Give it up for Ayush Jadeja. जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। The Sanjay Dutt. संजू, थैंक यू सो मच संजू। thank you. मुझे जब तुम लोग को इज्जत मिलती है ना संजू, मुझे बहुत पसंद आता है, तुम्हारे साथ फोटो निकालते हैं, तुम्हें गले लगाते हैं, मुझे बहुत फक्र महसूस होता है। आप जो है लुकलाइक को बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार है आपको, लुकलाइक से इतना मतलब लगाव है आपको, आपने हर लुकलाइक को इतने से अच्छे से प्रेजेंट किया, और ऐसा नहीं, हर मुंबई की जितने लुकलाइक है आपको याद करते हैं सब लोग। क्या अभी मुझे मैसेज करते रहते हैं, और कब आओगे? मैं बहुत जल्दी मैं अपना आउटलेट करूंगा, और बहुत जल्दी नहीं जरूरी है सर, क्योंकि चलो तुमसे कुछ सवाल पूछें। यस सर बॉस यार, तो टाइम लिमिटेड होता है तो हो जाए। तो सबसे पहले तो यार संजू, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले कब लगा कि तुम्हारे अंदर संजय दत्त है, कोई और एक्टर नहीं? संजय दत्त कैसे? मैं बात बता रहा हूँ 1997-96 की। अभी मैं ऐसे लॉन्ग हेयर रखता था और ऐसे पतला दुबला सा था, और ऐसे वॉक करके चर्च गेट में मैं एक जॉब करता था, तो वहाँ मैं जाते रहता था। तो वो जो हेयर स्टाइल तभी आपको पता है बहुत फेमस हुई थी, मतलब जैसे तेरे नाम, आतिश साजन। तो जब भी ऐसे वॉक करके जाऊं तो पीछे से चिल्ला, अरे बाबा, हे संजू बाबा, हे खलनायक। तो मैं बोला, अरे यार अब मैं बोलते हैं भाई बॉडी नहीं है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही है, नोज ये वो चलना। बोला ठीक है। धीरे धीरे मेरे एक जिप्सन दादा करके, वो संजू बाबा का एक्ट करते थे। बोलता मैं एक्ट करता हूँ बट तू दिखता है, तो तू करेगा तो मेरे लिए बेस्ट होगा। और मैं बस माहिम, आपने माहिम पता होगा, माहिम दरगाह, वहाँ पे मैंने एक शो किया था जहाँ मुझे पता नहीं स्टेज पे कैसे चढ़ना। तो मैं था और मेरा एक दोस्त है सागर, आपका भी दोस्त है, जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी आत्मा को शांति मिले। इट्स अ वेरी बेस्ट, मेरा बेस्ट फ्रेंड, छोटे। वो और मैं फिर स्ट्रगल करने लगे, और एक अच्छी सी आवाज़ आई जहाँ पे मतलब दुबई में, जिनका नाम था सुनील भाई। वो उन्होंने हमें बुलाया 98-99 में, और वहाँ से बस शुरुआत हुई, और फिर तो रफ्तार चालू होगी। तुम्हें टैलेंट था, और मुझे ऐसे लगा कि मुझे सल्लू ने मुझे भेजा तुम्हारा प्रोफाइल और तुम्हारे वीडियो भेजे, और मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे संजय दत्त का तो मैं बहुत बड़ा फैन था, तो मैं बोला यार चल हो जाए संजय दत्त। और उस टाइम चल मेरे भाई, और चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई,
हम आप करवाते चल या, मेरे या। भाई। तो मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त ये सलमान और संजय दत्त का बहुत बड़ा क्रेज शर्माना छोड़ डाल हाँ, वो तो हम लोग ये शोज करते थे एंड हम लोग बहुत ही उस टाइम फेमस हो गए बहुत, थे, बहुत, बहुत फेमस हो गए। तो दूसरा सवाल ये पूछा कि ये एटीट्यूड थोड़ा और प्रैक्टिस सीखना पड़ा या तुम्हें ये पिक्चर देख के खुद ही अंदर खुद ही आते गया? संजू बाबा का एटीट्यूड है ही ओरिजिनल, मतलब ऐसे ओरिजिनल लाइफ में भी एटीट्यूड है, मतलब ऐसे भी जो उनकी तुम वॉक, fan हो। हाँ या उनकी जो वॉक है, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में किसी की वॉक नहीं है जो बाबा जो वॉक करते हैं, स्टाइल चलते हैं, चाहे एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो मैं हमेशा करता था बाबा तो ऐसे तो आएगा नहीं, आएगा बोले तो ऐसे ही आएगा, ए कैसा है ऐसा ना। तो वो अपने आप मतलब वो अंदर ढल गया। और जब भी मैंने सोचा कि बाबा की एंट्री मारो तो कोई बोल के ना जाए अरे क्या एंट्री मारा, है ना। उनके साथ में यारों की बारह शो भी किया था। या, मैं वही शो की बात कर रहा हूँ, मैं वो शो की बात करना चाहता हूँ। तुम मिले थे संजय दत्त से और संजय दत्त ने उठ के तुम्हें आके गले लगाया था। यस यस। वो उसके बारे में कुछ बताओ यार। एक्चुअली क्या मेरे सुनील भाई मेरे मुंह से वो निकल गया था कि आप बाबा को कैसे प्यार करते हो, क्या करते हो, क्या मतलब बाबा के बारे में बोलना चाहोगे। साजिद भाई ने कहा था, तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकला था कि लोग इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, उनका घर वहाँ से चलता है, मेरा घर ही इनकी वजह से चलता है। लोग इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, उनका घर वहाँ से चलता है, मेरा घर इनसे चलता है। तो संजू बाबा जी के पास वर्ड कोई नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि इससे आगे कोई वर्ड नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि इससे बड़ी बात, इससे बड़ी दुआ, इससे बड़ी तारीफ, इससे बड़ी बात यार, मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी तारीफ या इससे बड़ी दुआ मुझे नहीं। या वो शो में बहुत बार देखा एंड वन ऑफ द बेस्ट शोज था उसमें। साजिद और रितेश देशमुख करते थे यादों की बारात, और उसमें सुनील शेट्टी और संजय दत्त थे। और उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई जब तुम स्टेज पे आए, तुम्हें बुलाया और संजय दत्त ने तुम्हें गले लगाया। यस, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन जी भी थे। एंड आई वाज सो हैप्पी, मुझे इतना फक्र हुआ कि तुम्हें स्टेज पे बुला के उन्होंने हक किया। एंड बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़ा। जिन लोग नहीं जानते हैं उन्होंने ये शो देखना चाहिए। इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज जिसमें संजू भी थे और संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी थे, और बहुत ज़बरदस्त शो था, बहुत ज़बरदस्त शो था। तो अच्छा, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कभी ऐसा होता है कि तुम इतने स्टेज शोज करते हो, कभी ऐसा तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ जिसमें लोग पीकर सोचते हैं चलो ये तो लुक अलाइक है और डुप्लीकेट है, ऐसे कोई बदतमीजी की हो तुम्हें और जिसमें तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें थोड़ी इंसल्ट फील कर रही हो कि नहीं यार ये मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरी इंसल्ट यार, कुछ लोग बदतमीजी करने लग जाते हैं, तुम्हें कभी ऐसा है? सुनील भाई, बहुत लोग हैं जो कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना कि कुछ जानबूझ के जलने वाले लोग भी रहते हैं कि ये अपने आप को संजय दत्त समझ रहा है, एंट्री मार रहा है। उसमें से 10 लोग रहते हैं, उसमें 2 लोग कुछ ऐसे रहते हैं, बट वो 8 लोग समझते हैं कि ये राइट है, उसको समझाते हैं। तो ड्रिंक करने के बाद कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अरे क्या है ये, तो बाद में सॉरी बोलते हैं, बट तभी बोल देते हैं कुछ। लेकिन तुम फिर भी वो कंफर्टेबल, क्योंकि तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि मैं हाथ उठा दूं? नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया है। कभी मैंने देखा है कि काफ़ी कई बार मैंने देखा है, मैं तो मेरे होते मैंने कभी किसी को अलाउ नहीं किया तुम्हें बदतमीजी कुछ करने की। मैं, तुम जानते हो मेरे आउटलेट में मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है। लेकिन कभी तुम्हारे शो में ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें तुम्हें बहुत गुस्सा आया हो कि हाथ उठा दूं यार, कैसे ऐसे लोग हाथ टच कर लेते हैं? ओरिजिनल के साथ होता है सर, हम तो लुक अलाइक है। और आपने देखा होगा काफ़ी ओरिजिनल जो परफॉर्मेंस करते हैं उनके साथ भी ये हादसे होते हैं कितने भी। मैं इसको नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप जब स्टेज पे जाते हो तो हर तरीके की ऑडियंस मेरे होती है। साथ भी होता है, जब मैं कॉमेडी करता हूँ तो मेरे साथ भी कई बार होता है, तो मुझे बहुत गुस्सा, बट ज़्यादा ऑडियंस इंजॉय करती है या। उसमें मैंने कहा, मैं बोला कि कुछ परसेंट 10% रहते हैं, 100 में 10% जो ऐसे लोग रहते हैं, 90% इंजॉय करते हैं। आपकी जो एंकरिंग है उसमें आज भी कमी महसूस ही हो, या आज कमी महसूस ये है कि आज जो आप एंकरिंग करते हैं स्टेज पे, जब भी आप जाते हो तो हंगामा रहता है। मैं कोशिश करता हूँ। मैं चलो दूसरा सवाल पूछते हैं। अगर संजू ऐसे एक सवाल पूछूं तुमसे कि अगर तुम वाकई में संजय दत्त होते 2 मिनट के लिए, तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें करनी चाहिए थी और तुमने नहीं की? मतलब ऐसी कोई फिल्म है जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार संजू बाबा को ये फिल्म करनी चाहिए थी और नहीं की, ऐसी कोई फिल्म दिमाग में आ रही है? ये फिल्म अगर आई हुई है खलनायक और वास्तव तो की नहीं, जो ऐसी फिल्म आके चली गई हो और ये फिल्म यार इसमें संजू बाबा होना चाहिए था, इसमें संजू बाबा होना चाहिए, तो ऐसी कोई फिल्म दिमाग में आ रही है?
ऐसी और या कोई ऐसी फिल्म हो जो संजय दत्त को नहीं करनी चाहिए थी? बाबा की जो फिल्म है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कंपनी थी अजय देवगन की, उसमें बाबा होना चाहिए था। अजय देवगन का? यस, कंपनी में उसमें बाबा वो मलिक का जो रोल, हाँ मलिक का, यस, बाबा तो आपको लगता है कि वो रोल करना चाहिए था? यस, ऐसे रोल करने, बाबा वैसे रोल शूट होते हैं। गलती कोई बाबा की कोई ऐसी गलती जो जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि बाबा को मैंने खुद बोला था, मैंने उनको खुद जब मिला था एक बार बिल्डिंग के नीचे, तो मैं बाबा से बात करता था, तो बाबा को बोला, बाबा आपको कलंक जैसी पिक्चर करनी नहीं चाहिए जिसमें आप रोते रहते हो, गम में हो, कोई फाइट नहीं है, क्योंकि बाबा को हमने टाइगर जैसा देखा है। आपको पता पिता भी फिल्म जो है अच्छी है, बट पिता भी उनके जैसे उनके मैंने उनको बोला था यार बिल्कुल सही है यार, बट यू नो व्हाट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू सच फिल्म्स, बट हॉलीवुड के एक्टर जैसे लगते हैं, मतलब लगता है कि कोई क्या है, तो जब वो आते हैं ना, जिम में जाते हैं, बिल्डिंग में लगता है कोई हॉलीवुड स्टार है, he's got that persona। तो मैंने तो सीधा बोल दिया, तुम जानते हो मैं क्या कुछ भी बोलता हूँ, तो मैं जब उनको बोला था, तो मैंने उनको बोला था आपको कलंक, उस वक्त कलंक रिलीज हुई थी और इतनी बकवास पिक्चर थी और बकवास रोल था, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया था। आपको पता होगा ये जो पीके में भी जैसे गैस अपीयरेंस राजस्थानी किया, ये रोल ऐसे सूट नहीं होते वो आई थिंक मुझे लगता है कई बार उनकी मिस्टेक्स है कि वो पैसे के चक्कर में बहुत सारी फिल्में करते हैं। पता नहीं, उनके पास पैसा तो बहुत है, बट बहुत है, लेकिन आई थिंक कभी एक्टर्स पैसे और पैसे और पैसे और पैसे के चक्कर में बहुत गलत फिल्में उठा लेते हैं। जैसे अभी मुझे धुरंधर में A1 बाबा, ठीक है, मैंने 15 दिन के बाद उनकी एक फिल्म देखी केडी द डेविल, जिसमें बकवास रोल था। तो बहुत सारी फिल्में वो पैसे के लिए करते हैं। धुरंधर में तो बहुत अच्छा रोल है, द बेस्ट रोल। तो अच्छा, बाबा का कोई फेवरेट गाना जिसके ऊपर तुम्हें डांस करने में बेस्ट मजा आता है? मेरे फेवरेट तो गाना देखने जाए तो उसकी जो वर्डिंग है बहुत अच्छे लगते हैं, जो खलनायक है, मैं हूँ खलनायक, हाँ, उसके वर्डिंग इतने प्यारे, डांस करने में बेस्ट लगता है, डांस अच्छा लगता है, याइला रे लड़की मस्त अच्छा, वो है तो फेवरेट। और खलनायक के जो वर्डिंग है वो अच्छा लगता है, बचपन में लिखी कहानी मेरी, ऐसे बदलती जवानी मेरी, सारा समुंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरी प्यास थी। वर्डिंग बहुत प्यारे। तो वो तुम्हारा फेवरेट गाना है या? फिल्म वास्तव बहुत अच्छी लगती है, या उसके डायलॉग डिलीवरी, जो उनका खड़ा रहना, जो बात करना, ए माँ तेरा रघुई तो खड़ा है, हाँ क्या देख रही, क्या खुन्नस दे रही, हाँ That was cool, yeah, that was nice, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। तो सबसे बेस्ट डायलॉग तुम्हें लगता है वास्तव का? वास्तव के सब डायलॉग जितने भी, जो उनको बोलता है, ए माँ कुछ करना, अरे पागल हो रहा हूँ मैं, 2 घंटे मिल जाए सबको लुटा दूंगा, ये देख मेरा बेटा कैसी चैन की नुसर है, कहता है बाबा स्कीम खिलाओ ना, चौपाटी घुमाओ ना, अरे कहाँ से घूम सकता हूँ जब खुद ही नहीं घूम सकता हूँ, इसको बोलते घोड़ा 2 पेटी का, 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए का, इसको बोलते हैं मैगजीन, इसको बोलते हैं ट्रिगल, इसको मैगजीन को अंदर डाला, ट्रिगल पे उंगली रखा, तान दिया, खेल खल्लास। फैंटास्टिक है संजू, फैंटास्टिक, ये ऐसे इसको बोलते बाबा यार, मुझे अच्छा लगता है वो सब जितने डायलॉग। मुझे किसी ने पूछा था बाबा संजू बाबा जी की फर्स्ट फिल्म कौन सी, तो मैंने कहा फर्स्ट फिल्म रेशमा और शेरा, तो बोले नहीं रॉकी, नहीं तो आप बताइए सुनील भाई। रेशमा और शेरा, छोटा चाइल्ड, यस उसमें रेशमा शेरा, लेकिन लॉन्च एज ए हीरो वो रॉकी, एज ए हीरो रॉकी। जैसे अभी ऋतिक रोशन के बारे में मैं बोलूँ तो भगवान दादा पहली पिक्चर जिसमें बचपन में था, लेकिन बाद में कहो ना प्यारे एज ए हीरो। तो ऐसा होता है, अगर कोई पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्या कुछ सही जवाब है, कुछ गलत जवाब है, उसी जवाब को सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। और वो ऐसे एक एक्टर है संजू बाबा, जिसने अपनी बायोपिक लोगों को बताई कि मैं ये हूँ, या वो बायोपिक बहुत ही जबरदस्त है, मतलब इतना बताना बहुत मुश्किल है, बट सब बता दिया कि मैं ऐसा ही हूँ, और उसमें सही भी बताया, गलत भी बताया, बट असल में बायोपिक्स में मैंने देखा है जो जिंदा हैं उनकी बायोपिक जब बनती है ना, तो सब सही बताते हैं, सही, गलत बताते नहीं है। जैसे मैं अजरुद्दीन का बताता हूँ, उनकी जब बायोपिक बनी थी वो फ्लॉप गई थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें अजरुद्दीन को सिर्फ सही बताया था, गलत बताया ही नहीं था। संजू की बायोपिक में उन लोगों ने गलत भी बताया था कि उसने गलत क्या किया, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। तो बायोपिक ऐसे होनी चाहिए। बहुत अच्छी है, रणवीर कपूर जी ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, बहुत जबरदस्त। जो अगर रणवीर के बिना मैं सोच भी नहीं सकता कि संजय दत्त का कोई बायोपिक कर सकता है, कभी मैं कोई कर ही नहीं सकता। मुझे वास्तव पार्ट 2 हथियार के लिए बुलाया गया था, तो इंदर कुमार के साथ जो बॉक्सिंग का रोल जो शिवाजी साठम के लड़के जी ने किया, वो रोल मैं करने वाला था। कुछ डेट वगैरह नहीं मैच हुई, कहीं मेरा इवेंट हुआ, वास्तव पार्ट 2 करने में, यंग रोल। अभी भी वो खलनायक 2 बनाने के उसमें है, टीजर लॉन्च किया, लेकिन उसमें ना डायरेक्टर फाइनलाइज है, ना स्क्रिप्ट फाइनलाइज है, ना हीरोइन। खलनायक 1 है सर, 1 पार्ट जो है वो खाम का पैसे के चक्कर में, ये प्रपोजल्स बनाने के चक्कर में ये लोग बना रहे हैं, कहीं ना गलत है। लेकिन तुमसे कुछ सवाल पूछे, कुछ फिर से अगर संजय दत्त का मिलने का मौका मिले तो
ऐसा कौन सा एक सवाल तुम पूछना जो तुम्हारे दिल में तुम पूछना चाहते हो उससे? मैं यही कहूँगा सर से कि आपको हमेशा बेस्ट फिल्में करनी चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप पे जो सूट होती है, वही फिल्में करो, क्योंकि इतनी पब्लिक है वो आपका वेट करती है। बाबा इसमें आए, उसने शायद वास्तव के इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं अभी ऐसी कुछ स्क्रिप्टें कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और आपने की। तो आगे भी आपने जैसे अभी बोला कलंक वगैरह ऐसी फिल्में न करें, अच्छी फिल्में बाबा करे, क्योंकि आपके बहुत बड़े फैन है लोग और चाहते हैं कि ऐसी कुछ देखें। आप खलनायक पार्ट 2 कर रहे हो तो वैसे ही करना, क्योंकि 1 आपने बहुत मजबूत दे दिया है, 1 इतना अच्छा हिट दे दिया है, ये बोलूंगा मैं। संजय दत्त की फेवरेट फिल्म आपकी वास्तव? वास्तव बेस्ट फिल्म वास्तव। मैं तो ये मानता हूँ कि डेफिनेटली आप लुक अलाइक्स में नंबर 1 हो। मैं सबको बोलता हूँ, मैंने आप सबको बोला है, मैंने अपनी लाइन में, अपनी फील्ड में सबको ये बोला है कि अगर लुक अलाइक्स में नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 क्यों? क्योंकि एक बार आप अंदर आते हो परफॉर्मेंस करने, जब ड्रेसअप कर लेते हो एक बार आप, तो उसके बाद मुझे लगता ही नहीं है कि आप वो मेरे आधा 1 घंटा पहले आयुष है जो मेरे साथ चाय पी रहा था, वो लगता ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड द परफेक्शन। इसलिए मैं तुम्हें नंबर 1 बोलता हूँ। तो तुम्हारे सिवा तुम्हें कोई लगता है कोई और लुक अलाइक जो है, जो तुम्हें लगता है कि नंबर 1 है, मेरे टक्कर का है, कि जो कैरेक्टर में आ जाता है? कोई ऐसा लुक अलाइक? एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई ईगो वाली बात नहीं, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपने आप को A1 मानता हूँ। आप जब आप जब कोई और लुक अलाइक तुम जिसको तुम बोलोगे कि सुनील भाई ये लुक अलाइक? वो लुक अलाइक मेरा दोस्त नहीं इस दुनिया में, सागर पांडे, बट मैं बस इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। और सलमान का, और वो उसका ड्रेसिंग का, चलना, सलमान का जो स्टाइल था, बेस्ट लगता था मैं। एक्चुअली बहुत वक्त से पहले ही वक्त से क्योंकि आपका भी तो फेवरेट था। मेरा फेवरेट, ऐसा कोई दिन नहीं मैं उससे बात ना करूं, मेरे तो बहुत करीब था। लेकिन एक्चुअली कभी भी लुक अलाइक से ना बहुत ज़्यादा लुक अलाइक बनने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स और ये सब खा लेते हैं, जिस वजह से ये सब होता है। और मैं सब लुक अलाइक्स को यही बोलूँगा कि आप लोग इसको अपना पैशन, अपना काम समझो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि जिसमें आपकी जान को खतरा हो। यू नो, क्योंकि इसके बाद ये जो सागर पांडे के बाद जो हुआ, मुझे बहुत ही ये अफसोस होता है कि ये लुक अलाइक्स अपने आप को यू नो इतना सीरियसली कर लेते हैं कि बहुत गलत इंजेक्शंस लेना, सप्लीमेंट्स लेना लुक अलाइक्स बनने के चक्कर में, यू नो। और क्योंकि उसके बाद में कौन याद करता है? आप बताओ, आज उसने सलमान खान के लिए क्या नहीं किया? बहुत किया, मतलब उसको भगवान जैसा पूछता था। राइट उनका बर्थडे मनाता था, पता नहीं क्या क्या करता था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता, कोई नहीं करता। सलमान खान के हेयर ड्रेसर, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आता था। राइट सब जानते हैं, हकीकत है। राइट उनके लिए पता नहीं क्या, मैं उसको डांटता था, मैंने ये तू क्या कर रहा है, तो क्यों गिफ्ट लेके जा रहा है उनके लिए? नहीं बहुत ये मैं उसके सब हेयर ड्रेसर, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके लिए, क्योंकि उनका रिलेशन ऐसा था। लेकिन क्या मिला उसके बाद? कुछ नहीं, बताओ ना। वो चला गया, किसी को फर्क पड़ा? सलमान खान, उसके हेयर ड्रेसर, उसकी बॉडीगार्ड्स, किसी ने पूछा उसकी फैमिली बारे में, उसके बारे में? कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ा लिख दिया एक बार, एक छोटा सा ट्विटर किया ना, ट्वीट किया कि हाँ, माय लुक अलाइक, माय बॉडी डबल जस्ट पास्ड अवे, सैड, बस खत्म, चैप्टर फिनिश। तो लुक अलाइक्स को अपना ख्याल रखना चाहिए। आपको कभी बुरा लगता है जब आपको लोग डुप्लीकेट या नकली बोलते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्चुअली लुक अलाइक बोलना चाहिए। डुप्लीकेट तो फाइटर जो फाइट करते हैं, ये वर्ड को बहुत लोग कह रहे हैं तो डुप्लीकेट, मुझे जब बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। डबल बॉडी जो करते हैं ना, जो फाइट करते हैं, उनको डुप्लीकेट बोलते हैं कि डुप्लीकेट पार्ट कर रहा है। तो डुप्लीकेट वर्ड नहीं होता है सर, लुक अलाइक वर्ड होता है। आप तो लुक अलाइक भी नहीं बोलते, आप तो ऐसे ओरिजिनल प्रेजेंट करते हो। मैं ये वर्ड्स ही नहीं यूज करता हूँ। अब तो मैंने देखा कि आप डायरेक्ट एकदम प्रेजेंट ऐसे करते हो कि आदमी को थोड़ी देर के लिए सोच, मैंने वही कहा 75% आप इतना प्रेजेंट कर देते हो कि 25% हम लोग ऐसे लेके जाते हैं। बट कुछ एंकर तो ऐसे रहते हैं जो 25% करते हैं, 75 हमको मेहनत करनी पड़ती है। आपको खुद को हीरो बनना चाहिए। वो सीरियसली छोड़ो यार इस बात को, अभी 64 के एज में अभी आखिरी 5 ओवर बचे लाइफ। ऐसा है कोई नहीं, छोड़ो यार। क्वेश्चन तो मैंने काफी हो गए। तुम कोई क्वेश्चन जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो या क्या? आप तो कट कर दोगे, मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं पूछूंगा कि आपको फिल्में करनी चाहिए, आपने पहले भी फिल्में साइन की हुई है। नहीं वो छोड़ो, वो टॉपिक में कट कर दो क्योंकि ये है थे हीरो एक्चुअली। कट हो गया धनिश कट कर रहा है क्योंकि आप जितने जो छोड़ो ये बात छोड़ो, ये अच्छा ये बात पे यार तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम है ना, जो हमारी लुक अलाइक्स हैं, ज़रूर 100% मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत सारे जो मुंबई में लुक अलाइक्स हैं, जो मेरे पहचान वाले, जो तुम्हारे तो बहुत ही पहचान वाले हैं, जितने भी लुक अलाइक्स हैं सब तुम्हारे पहचान वाले हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक मैसेज दो, ये वीडियो एंड करने से पहले उन लुक अलाइक्स को मैसेज दो कि किस तरीके की मेहनत करें, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैं एक मैसेज दूँ। थैंक यू सुन भाई, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं मेरे जितने लुक अलाइक भाई सभी को बोलूँगा कि आप
जिसका भी आप मतलब एक्ट कर रहे हो, चाहे आप सलमान भाई का एक्ट कर रहे हो, शाहरुख भाई का कर रहे हो, आप परफेक्शन करो, इतनी मेहनत करो कि कोई बोल के ना जाए कि आप में ये कमी है। मेहनत करो, उसके पीछे मतलब वक्त दो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आपने को प्रेजेंट हो जाना है। और सभी को काम मिलता है, सिपा और आपके जो सीनियर है उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उनका ऐसा कोई काम मत करो जो आपका सीनियर बोल के जाए कि मेरा काम क्यों ऐसा कर रहा है, ये बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी ये कहूँगा कि जो लुक लाइक्स हैं, अगर आप टॉप पे हो या बहुत अच्छे हो, बेस्ट लुक लाइक भी अगर हो ना, तो आपको एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जैसे शाहरुख बहुत हैं, लेकिन एक शाहरुख जो मुझे पसंद है, जो मैं तुम्हें बोलता हूँ, जो बहुत ज़्यादा शाहरुख अच्छा नहीं है, इतना ग्रेट भी नहीं दिखता है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। क्यों? दुर्गेश लड़का, क्यों मुझे पसंद है वो लड़का? क्योंकि वो शो करने के बाद शो करता था, शो करने के बाद हर गेस्ट को जाके थैंक यू बोलता था। यस अखलाक होना बहुत ज़रूरी है, मैनर्स होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ग्रेट मत समझो। और एक सलमान था जो इतना एटीट्यूड में था, अच्छा सलमान था, बॉडी भी बिल्कुल सलमान जैसी बना दी थी, लेकिन आप रियल सलमान नहीं हो कि आप इतना एटीट्यूड दिखाओ। आप लुक लाइक हो, आपकी रोजी उसी से चलती है कि लोग आपको देखने आते हैं, आपको सब कुछ थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको देखने आते हैं। आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल हम्बल रहते हैं सर, है ना? बहुत ज़्यादा। और आज का तो ऐसा है, सोशल मीडिया बोलो या ऑडियंस बोलो, आप थोड़ा भी घमंड करोगे गिरा देंगे। तो इसलिए, और इनकी कामयाबी मैं एक्चुअली बोलूँ संजू की, ये है कि वो बहुत हम्बल है। शो के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी जब वो अंदर आते हैं, सबसे मिलते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, देखे शो, आपको कैसा लगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे मैं आपको एंड करता हूँ आज का इंटरव्यू। मेरे साथ आज का पॉडकास्ट जो है संजू भाई, मेरे जो छोटे भाई हैं और बहुत दुबई के, इनका अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो रूफटॉप रॉयल एस्कॉट में भी हैं और हेडलाइंस प्रीमियर मरीना में भी परफॉर्म करते हैं। और इंशाल्लाह आगे अगर मेरा जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा दुबई में, तो उसमें भी ज़रूर परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको इनका शो देखना, ज़रूर देखिए, ये बेहतरीन परफॉर्म करते हैं एज संजय दत्त। तो थैंक यू सो मच संजू, थैंक यू सो मच आप मेरे शो में। थैंक यू सो मच सुनील भाई कि आपने मुझे बुलाया। मैं जाते एक डायलॉग जाते मज़ा आ जाएगा यार, एक डायलॉग जाते। ए बाबा, क्या देख रहे लाया? अरे ये पटरी तो है जिसपे कभी भी हवा पे नहीं चल सकती ट्रेन, पानी पे कभी नहीं चल सकती। अपन ने भी ऐसी पटरी पकड़ेला है जो जिंदगी में बदल नहीं सकता है। ए दिमाग खराब मत कर बाबा। अरे रघु नामदेव सिवलकर नाम है मेरा। थैंक यू संजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।